हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप कर रहे हैं पीजीबीपी और आज हम लोग कुछ ऐसे एडजस्टमेंट की बात करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट में आपको करनी पड़ती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में करनी पड़ती है। पहला तो है ट्रायल रन का एक्सपेंस और ट्रायल रन की रेवेन्यू। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब तक कि एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती है तब तक का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है, सारा खर्चा। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कैपिटलाइज, तो वो भी आज देख लेंगे। लेकिन पुट टू यूज तक का तो सारा खर्चा कैपिटलाइज होता है, ये तो बहुत क्लियर सी बात है। इसके अलावा भी कुछ होता होगा तो वो भी आज हम देखेंगे। ट्रायल रन का जो खर्चा होता है वो कब होता है? ऑब्वियसली पुट टू यूज के पहले ही होता है, राइट। ट्रायल रन जब हम करते हैं तब तो मशीन हमारी रेडी टू यूज होती है और उसके बाद हम कहीं कॉमर्शियली उसको पुट टू यूज करने लग जाते हैं। पुट टू यूज का मतलब भी होता है कॉमर्शियली पुट टू यूज। Using the asset for trial run is not put to use. Using the asset for trial run is not put to use. तो ट्रायल रन के खर्चे का और रेवेन्यू का क्या किया जाता है? मैंने बताया था कि ट्रायल रन आपने कोई कराया है मशीन पे, जैसे आपने कपड़ा डाला और जीन्स बन के तैयार हो गई। मैंने तो 1000 रुपए का कपड़ा डाला था, जो जीन्स बन के तैयार हुई वो 5000 की तैयार हो गई। तो मैं क्या करूंगा? ऑप्शन नंबर 1 आपको देता हूं, जींस की वापस से सिलाई खोल दूंगा और उसको वापस से कपड़ा बना दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा ट्रायल रन था, बस मुझे देखना था कि जीन्स बन रही है कि नहीं। ऑप्शन दूसरा, मैं उस जीन्स को बेच दूंगा। तो ये कौन सी समझदारी होगी कि आप वापस से उसकी सिलाई खोल देंगे और कपड़ा बना देंगे? ऑब्वियसली हम उस जीन्स को बेच देंगे। तो ये जो जीन्स को बेचा मैंने, क्या इसे सेल्स कहा जाता है? ये रेवेन्यू है? क्या ये पीएल में सेल्स की तरह जाएगा? आंसर इज नो। ये जो मशीन की कॉस्ट होता है उसको कम करता है, क्योंकि जो 1000 रुपए का कपड़ा मैंने ट्रायल रन में डाला था वो मशीन की कॉस्ट को इंक्रीज करता है। ट्रायल रन की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीन की कॉस्ट को बढ़ाते हैं। तो अगर इनकेस कहीं ट्रायल रन से कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो गया जिससे रेवेन्यू आ गई, तो वो क्या करेगा? मशीन की कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए पढ़िए इसे। इलस्ट्रेशन 4, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्रिंटिंग मशीन फॉर 25 लाख। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 35,000। मशीन खरीदा आपने 25 लाख रुपए का, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? सब जोड़ा जाता है मशीन की कॉस्ट में। ठीक है, एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ट्रायल रन पीरियड 2 लाख। ये 2 लाख रुपए भी क्या होगा? जोड़ा जाएगा एक्सपेंस में। आउटपुट जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रायल रन पीरियड वॉज सोल्ड फॉर 90,000। 90,000 रुपए में ट्रायल रन पीरियड की रेवेन्यू को सेल किया गया था। तो मशीन की कॉस्ट कितनी हुई मैं बताऊं? 25 लाख प्लस 35,000 प्लस 2 लाख माइनस 90,000 करके देख लीजिए। 2,35,000, 27,35,000 माइनस 90,000, 27,35,000 यानी कितना हो गया? 26,45,000। ये आएगा कॉस्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रायल रन की रेवेन्यू 3 लाख होती तो हम माइनस 3 लाख करते इंस्टेड ऑफ 90,000। तो 27,35,000 माइनस 3 लाख तो 24,35,000 हो जाता। 24,35,000। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 15% के रेट से। ठीक है ना? ट्रायल रन की रेवेन्यू जोड़नी है, ट्रायल रन की रेवेन्यू घटानी, ट्रायल रन का एक्सपेंस जोड़ना है और रेवेन्यू घटानी है। ठीक है, और रेवेन्यू कितनी है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसीलिए यहाँ पे ये चार्ट बना के आपको दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपेंसेस तो 2 लाख था, ठीक है, और रेवेन्यू 90,000 था, तो हमने नेट 1,10,000 जोड़ दिया। अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो क्या करें? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस कम है तो कम जोड़िए, रेवेन्यू ज़्यादा है ज़्यादा घटा दीजिए। नेट माइनस 1 लाख करेंगे ट्रायल रन की वजह से। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब ये बात कहां आती है? करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में $1,00,000 की मशीन खरीदी। $1,00,000 की जब आपने खरीदी तो $1 का जो रेट था वो था ₹85।
ठीक है, ये इसमें परचेज किया आपने, आपने इसकी पेमेंट की प्रीवियस ईयर 24-25 में, ठीक है, जिस समय $1 का रेट था 90 रुपया। अब आपने $1 लाख की मशीन खरीदी। जल्दी से बताइए, जब हम बुक्स में एसेट खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। किस दिन ये एंट्री की होगी हमने? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर 23-24 में जब भी आपने खरीदा होगा तो आपने ये एंट्री की होगी। प्रीवियस ईयर 23-24 की एंट्री है। कितने का? क्या हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में $1 लाख की एंट्री करते हैं? नहीं, हमारी अकाउंटिंग किस में होगी? रुपये में होगी हमेशा, ठीक है। तो हम ये एंट्री डालेंगे 85 लाख रुपए की, क्योंकि उस दिन डॉलर का रेट 85 ही है ना, तो हमको तो ये मालूम है हमने 85 लाख रुपए की मशीन खरीदी। लेकिन पता है सप्लायर को जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? 85 लाख रुपए नहीं, 90 लाख रुपया। तो जो 5 लाख रुपए ज्यादा दिए वो किस चीज का दिए हैं? हम तो सप्लायर को पेमेंट, जब हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे सप्लायर डेबिट टू बैंक, तो बैंक से तो मेरे 90 लाख रुपए गया है, तो क्या हमने सप्लायर को 90 लाख रुपया दे दिया? क्या सप्लायर को, क्योंकि सप्लायर का बैलेंस तो 85 लाख ही है, दे तो हम सप्लायर को ही रहे हैं, लेकिन क्या सप्लायर का बैलेंस 90 लाख रुपए है? नहीं, सप्लायर का बैलेंस तो 85 लाख रुपए है। तो ये 5 लाख रुपया कहाँ जाता है? ये अगेन एसेट में ही जाता है। 5 लाख रुपया ये एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाता है, यानी एसेट 90 लाख रुपए का हो जाएगा। मैं इनकम टैक्स के टर्म्स में आपको समझाता हूं होगा क्या। प्रीवियस ईयर 23-24 में, ठीक है, आपने परचेज किया एसेट 85 लाख का, ठीक है, ओपनिंग कुछ था नहीं, परचेज किया, कुछ सेल नहीं किया, तो यही हो गया WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन, यहाँ पे हम परचेज PY 23-24 यही लिख देते हैं। WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन कितना? यही 85 लाख। देयर इज नो ओपनिंग, देयर इज नो सेल, द ओनली परचेज इज WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। नाउ यू विल कंप्यूट डेप्रीशिएशन। हम लोग मान लेते हैं ये 15% प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक है, तो डेप्रीशिएशन 15% लगेगा 85 लाख रुपए पे, 12,75,000। $72,25,000। ठीक है, ये हो गया WDV किस दिन का? WDV हो गया ये 1/4/24 प्लस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब आपने इस साल पेमेंट दिया है ज़्यादा, 5 लाख रुपया ज़्यादा दिया है, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से अगर आपने ज़्यादा पेमेंट दिया तो ये ऐड हो जाता है, अगर कम पैसा दिया होता तो वो घट जाता। बस यही ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा पेमेंट हो गया तो एसेट की कॉस्ट में जोड़िए, अगर कम पेमेंट करना पड़ा, आपको फायदा हो गया, कम पेमेंट करना पड़ा तो एसेट की कॉस्ट को कम कीजिए। अब ये एसेट हो जाएगा 77,25,000, एज्यूमिंग देयर इज नो अदर परचेज, देयर इज नो अदर सेल, कुछ भी नहीं है, तो यही क्या बन गया आपका? WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। This is WDV relevant for depreciation of which year? Previous year 23-24. Now this is WDV relevant for depreciation of previous year 24-25. Now you will calculate depreciation at the rate of 15%. ये था depreciation PY 23-24 का, अब ये depreciation है PY 24-25 का। 77,25,000 इंटू 15%, 11,58,750, 65,66,250 ये हो गया। फिर अब WDV 1/4/25। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? कि whenever there is an increased payment because of exchange fluctuation, you are going to increase the value of block of asset. block of asset में जो WDV चल रही है आप उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग बता रहे हैं। दिस इज अकाउंटिंग एज पर इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स के लिए यही काम करते हैं, हम एसेट में जोड़ देते हैं एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अगर कम हो गया जाता पेमेंट तो ऑब्वियसली हम कम भी कर देते। चलिए कम का भी बता दें। सपोज अब यहाँ पे 90 की जगह मान लेते हैं डॉलर, $1 इज इक्वल टू ₹82। तो 82 लाख रुपए देना पड़ा, 3 लाख रुपए कम देना पड़ा। 3 लाख रुपए कम देना पड़ा तो हम क्या करते, यहाँ पे 3 लाख रुपया माइनस करते, -3 लाख, और ये आ जाता मेरा फिर 69,25,000। और अब इस पे डिप्रिसिएशन लगता। ठीक है, आइए एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में भी है, इसको भी देख ही लेते हैं। जेट लिमिटेड परचेज मशीनरी, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15% फ्रॉम जापान फॉर $2.5 लाख ऑन 17/8/2022। $, की जो रेट चल रही है वो 43.25 रुपये चल रही है। ठीक है, ये खरीदा गया था 17/8/22 को, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में खरीदा गया था। ये PY 22-23 का है। बाई बोरोइंग फ्रॉम हीरो बैंक लिमिटेड, जेट लिमिटेड मेड द पेमेंट ऑन 11/7/23 यानी PY 23-24 में, व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज $45.70, यानी हमको ज़्यादा पे करना पड़ा है। $2.5 लाख हमको देना है और रेट कितना बढ़ गया, देखिए 45.70 माइनस 43.25, डिफरेंस हुआ $2.45 ज़्यादा देना पड़ा $2.5 लाख पे। 6,12,500 रुपये आप ज़्यादा दिए हो, 6,12,500 से WDV बढ़ेगी। दिस वॉज पुट टू यूज ऑन 23/11/22। प्रीवियस ईयर 22-23 में जब ये परचेज किया गया था तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ था। ठीक है, लेस देन 180 डेज। तो PY 22-23 में आधा डिप्रिसिएशन मिलेगा, हाफ डिप्रिसिएशन। 15% है तो 7.5% मिलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी हुई, $2.5 लाख इंटू 43.25 का खरीदे थे, 1,08,12,500। फिर उसका 7.5% डिप्रिसिएशन लगा दीजिए, 7.5% इसका, तो ये आ गया अमाउंट, ये आ गया WDV। अब इसमें बढ़ाएंगे कितना, वही जो आपने कैलकुलेट किया था डिफरेंशियल। ठीक है, ये डिफरेंस है $2.5 लाख पे, तो इतने से बढ़ा दीजिए। अब ये हो गया WDV फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन ऑफ नेक्स्ट ईयर, WDV फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन PY 23-24। ठीक है, राइट। एंड ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट था, कोई परचेज सेल और तो था नहीं, तो यही बेसिकली WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन है PY 22-23 का। ठीक है, फिर अगले साल 15% पूरा मिलेगा डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर यू विल गेट टोटल 15% डिप्रिसिएशन। एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको। $4/4/23 को आपने परचेज किया है $10,000। ठीक है, और जिस दिन परचेज किया है उस दिन डॉलर का रेट जो है $1 इज इक्वल टू ₹80। ठीक है, फिर पेड ऑन 10/8/25, जिस दिन पे किए उस दिन $1 का रेट है ₹90। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर PY 23-24, 24-25 एंड PY 25-26।
अब देखिए आपने परचेज किया 4/4/23 को $10,000 इंटू 80 तो कितना हो जाएगा 8 लाख। यही हो गया WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन। दिस इज WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन PY 23-24, यही 8 लाख ही, कोई और कुछ तो ट्रांजैक्शन नहीं ना दिया है। तो अब इस पे डेप्रिसिएशन होगा एट द रेट ऑफ 15%। अच्छा ये हम बताना ही भूल जाते हैं बार बार, ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी 15%। तो ये हो गया 1,20,000, तो ये आएगा 6,80,000। WDV 1/4/24, ठीक है। फिर 1/4/24, अब ये जो पेमेंट हुई है वो 25-26 में हुई है, 24-25 में नहीं हुई है। तो 24-25 में फिर डेप्रिसिएशन ऐसे ही मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट, ये था PY 23-24 का डेप्रिसिएशन, अब PY 24-25 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अगेन 15% लगाएंगे 680 पे, 6,80,000 गुणे 15%, 1,02,000। 5,78,000, ठीक है। ये हो गया WDV किस दिन का 1/4/25 का। प्लस इसके बाद आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये आएगा किस दिन 10/8/25 को। 90 रुपया दे रहे हैं हम, 10 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं पर डॉलर। $10,000 पे हमको $10,000 पे 90 माइनस 80, 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं $10,000 पे, तो 1,00,000 रुपया हो गया। 1,00,000 रुपया हमने ज़्यादा दे दिया, तो ये हो गया 6,78,000 रुपया। ये हो जाएगा WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन PY 24-25 का। तो अब इसमें से हम घटाएंगे डेप्रिसिएशन PY 24-25, 6,78,000 इंटू 15%, 1,01,700। ये हो गया। 3 साल का आपको डेप्रिसिएशन मांग रहा था, मैंने तीनों साल का डेप्रिसिएशन कर दिया आपके लिए। 23-24 का ये रहा, 24-25 का ये रहा, 25-26 का ये, 25-26 का है ये। जस्ट मिनट, राइट। आइए अब नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट। हालांकि शायद अगर आपने अभी तक इनडायरेक्ट टैक्स GST नहीं पढ़ा है तो आपको ITC थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट मतलब ITC क्या होता है? ITC का मतलब, ITC का मतलब होता है कि टैक्स ऑन परचेज कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन परचेज, टैक्स ऑन सेल। टैक्स ऑन परचेज कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन सेल। सेल के टैक्स से परचेज का टैक्स घट सकता है, इसी को ITC कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मान लीजिए मैंने परचेज किया 1,000 रुपये का माल और इस पे है GST 12% के रेट से, तो 120 रुपये GST लगेगा, ये हो जाएगा 1,120 रुपये का। अब मैं मान लीजिए इसे सेल करता हूँ 1,200 रुपये का, तो इस पे फिर से GST लगेगा 12% के रेट से, तो आ जाएगा 144 रुपये। मैंने खरीदा था 1,000 का, 1,200 का बेच रहा हूँ, तो 12% के हिसाब से GST लगेगा 144 रुपये का। ये कितना हो जाएगा 1,344 रुपये। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने जब सेल किया तो 144 रुपये का GST अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को कितना पे करना होता है? हाउ मच टू पे टू गवर्नमेंट? GST कलेक्टेड ऑन सेल कितना है? GST कलेक्टेड ऑन सेल
ये है ₹144। जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट कितना है, गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, आपको ₹144 नहीं देना है गवर्नमेंट को, 144 में से ₹120 घटा लेना है और सिर्फ ₹24 गवर्नमेंट को देना है, सिर्फ ₹24 ही गवर्नमेंट को देना है। क्यों गवर्नमेंट को सिर्फ ₹24 देना है? क्योंकि जितना हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उतना ही हम पे करते हैं। एक व्यापारी के सर पे कभी भी जीएसटी का बोझा नहीं आएगा। व्यापारी जितना कलेक्ट करेगा उतना ही गवर्नमेंट पे करेगा। अब मैं एक व्यापारी हूं, मैंने ₹144 सेल पे जीएसटी कलेक्ट की, मैंने पे कितना किया? ₹24 गवर्नमेंट को पे किया और ₹120 उसे पे किया जिससे माल खरीदा था। तो मैंने कर तो दिया ₹144 का जीएसटी पे। जितना कस्टमर से कलेक्ट करेंगे उसका 2 ही हिस्सा होगा। एक व्यापारी जीएसटी कितना कलेक्ट करता है, आप ऐसे भी जितना वो अपने सप्लायर को देता है और गवर्नमेंट को देता है उतना ही कलेक्ट करता है। हम अगर ₹100 का जीएसटी कलेक्ट किए हैं तो उसमें से कुछ हम जिससे माल खरीदे उसको दिए होंगे, बैलेंस हम गवर्नमेंट को दे देंगे, बात खत्म। हमें जीएसटी में से ₹1 बचना नहीं है, हमें जीएसटी के ऊपर ₹1 देना नहीं है अपनी जेब से। जितना कस्टमर से कलेक्ट किया उसी का एक हिस्सा सप्लायर के पास गया है, एक हिस्सा गवर्नमेंट के पास गया है। तो जब हम एक एसेट खरीदते हैं ₹1000 की और उस पर ₹120 जीएसटी देते हैं तो इनकम टैक्स कहता है ये ₹120 आपका खर्चा नहीं है, क्योंकि जितना आपने सप्लायर को पे किया उतना पैसा तो आप कलेक्ट करोगे ना अपने कस्टमर से, और सरकार को पे नहीं करोगे। ध्यान दीजिए, जब हम अपने कस्टमर से ₹144 कलेक्ट किए तो सरकार को ₹24 दिए, तो क्या मतलब है इसका? 120 की रिकवरी हो गई हमको। हम अपने कस्टमर से ₹144 कलेक्ट किए लेकिन गवर्नमेंट को दिए ₹24, तो क्या ये ₹120 की रिकवरी हो गई कि नहीं? हो गई। हम अपने परचेज पे जितना टैक्स पे करते हैं उसकी हमें रिकवरी हो जाती है, उसकी हम रिकवरी कर लेते हैं अपने कस्टमर से। जब हम अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट करते हैं ना, तो पूरा नहीं देते सरकार को, थोड़ा सा देते हैं। पहले तो हम अपना परचेज का सारा टैक्स रिकवर कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, जब आपने परचेज पे ₹120 दिया तो क्या ये आपका खर्चा है? नहीं, ये तो आप कलेक्ट करेंगे अभी अपने कस्टमर से और सरकार को देंगे भी नहीं। ये हम कलेक्ट करेंगे, इसकी रिकवरी करेंगे हम। इससे जितना ज्यादा रिकवर करेंगे वही गवर्नमेंट को देंगे, तो इसकी रिकवरी कर रहे हैं। ये जो हम सेल पे जीएसटी लगा रहे हैं ना, ये इसी की रिकवरी कर रहे हैं। तो यही बात आपको यहां बताई गई है कि जब आप सेल में से घटा लेते हो तो इसी को कहा जाता है आईटीसी। ये जब हम घटाते हैं ना परचेज का टैक्स, परचेज को कहा जाता है इनपुट और सेल को कहा जाता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेने का मतलब घटाना। ठीक है, जब इनपुट टैक्स यानी परचेज का टैक्स घटेगा तो उसको कहा जाता है आईटीसी। तो यहां पे यही बताया गया कि अगर आपको आईटीसी मिलता है, मतलब परचेज का टैक्स घटता है, तो आप उसे एसेट की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, एसेट में से भी घटा दीजिए। एसेट को सिर्फ ₹1000 का बोलिए अगर आपको आईटीसी टैक्स का मिलता है। लेकिन अगर आपको आईटीसी नहीं मिलता तो ये घटेगा नहीं, तो भैया ये भी खर्चा है। फिर अगर ये घटेगा नहीं तो ये भी खर्चा है। अच्छा, एग्जाम में इनकम टैक्स का अगर पेपर है ना, तो वो आपको ये बता देगा कि आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे अगर आप जीएसटी का वही पेपर होगा, पेपर तो इनकम टैक्स का है, जीएसटी का है, सेपरेट 2 पेपर्स होते हैं, अलग अलग मार्क्स भी अलॉटेड होते हैं दोनों के लिए। तो जीएसटी में अगर यही क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं वो आपको जानना होगा, क्योंकि आपको एक सेक्शन है, सेक्शन 17(5), जिसमें बताता है इनएलिजिबल क्रेडिट। मतलब आईटीसी आपको जो टैक्स पे की हो परचेज पे उसकी क्रेडिट नहीं मिलती। जैसे इसमें है कार का, आप कार खरीदोगे उस पर जीएसटी पे करते हो तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती। हमने कार खरीदी 10 लाख रुपए की, तो मोटा मोटी उसमें जीएसटी जानते हो कितना होता है? 4 लाख रुपए के आसपास का जीएसटी होगा। हाँ, 6 लाख की कार में 4 लाख रुपए के आसपास का जीएसटी होगा। तो इसकी क्रेडिट मिलेगी हमको, सेल में से घटाने को मिलेगा नहीं। तो कार कितने की दिखाई जाएगी? पूरी 10 लाख की। लेकिन कोई एक दूसरी एसेट है, मशीन है, और उस पर 10 लाख रुपए का हमने खरीदा है, 2 लाख रुपए की उसके अंदर जीएसटी है, उस 10 लाख के अंदर 2 लाख की जीएसटी है, तो मशीन कितने की दिखाएंगे? 8 लाख। आई बात समझ में? लेकिन अब फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स क्या आपको जीएसटी की जानकारी होनी चाहिए? नहीं। जब तक हम इनकम टैक्स का पेपर दे रहे हैं हमें जीएसटी की जानकारी नहीं है तो भी चलेगा। तो पेपर इस तरीके से बनाया ही जाता है, वो आपको सीधे बता देगा आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। आईटीसी अगर मिलेगा, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, तो इट शैल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। आप लिख लीजिए, आईटीसी अगर अवेलेबल है तो टैक्स ऑन परचेज विल नॉट बी
एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। आईटीसी नॉट अवेलेबल है तो टैक्स ऑन परचेज विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये परचेज ना मेरे दो तरीके के होते हैं। अब परचेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है परचेज विद इन कंट्री और दूसरा होता है इंपोर्ट आउटसाइड कंट्री से जब हम परचेज करते हैं। अगर हमने विद इन कंट्री परचेज किया है तो ऑब्वियसली हमने जीएसटी पे किया होगा। अब जीएसटी भी एक क्या हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अब ये सब जीएसटी में पढ़िएगा ये सब क्या होता है, ठीक है ना। इंपोर्ट अगर हम किए हैं तो हम पे करते हैं कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी भी दो होती है, मतलब एक होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी प्लस आईजीएसटी, दो चीज़ लगता है आईजीएसटी। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट पे भी दो आईजीएसटी लगता है, मतलब बीसीडी लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी हम बोलते हैं इसे, और आईजीएसटी लगता है, ठीक है। इन सब की क्रेडिट आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी अवेलेबल। हाँ, अब देखिए सेक्शन 17(5) है जहाँ पे आईटीसी नहीं मिलती है, लेकिन वो सब अब जीएसटी के लिए। नॉर्मली अगर बस जीएसटी लिखा है तो आप समझ जाइएगा आईटीसी अवेलेबल, ठीक है। आईटीसी अवेलेबल एक्सेप्ट सेक्शन 17(5), लेकिन ये सेक्शन 17(5) इग्नोर्ड फॉर इनकम टैक्स, इग्नोर फॉर इनकम टैक्स, ये भी लिख दिया हमने, यानी आईटीसी अवेलेबल है। दूसरा, अगर इंपोर्ट किए हो तो दो तरीके का टैक्सेस होगा, बीसीडी और आईजीएसटी। इसका आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो बीसीडी अगर लगाए ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो वो जोड़ दीजिएगा एसेट की कॉस्ट में। आईजीएसटी इसका क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी अवेलेबल। अभी के लिए फिलहाल रट लीजिए, ये सब मतलब इनकम टैक्स में नहीं है। इसका रियल आपको ये सब कुछ सीखने को, समझने को तभी मिलेगा जब आप जीएसटी पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करें। चलिए आप एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाइए मुझे। लिखिए एग्जांपल। मशीन परचेस्ड कॉस्ट बिफोर टैक्स ₹10 लाख, ठीक है। मशीन परचेज फ्रॉम जापान, तब इस पर एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी थी 2 लाख रुपए की, ठीक है। आईजीएसटी लगा था इसके ऊपर ₹1 लाख का, ठीक है। अनलोडिंग चार्जेस लगा हमारा, लोडिंग वोडिंग तो सब करा के भेजा था, फ्रेट वेट सब लगा के वो जापान वाला भेजा था, ठीक है। उसका हमको अलग से पैसा लगा ही नहीं। अनलोडिंग चार्जेस लग गया हमको 20,000 रुपया, ठीक है। और ट्रायल रन का भी खर्चा लगा मेरा ₹10,000, और कोई रेवेन्यू ट्रायल रन में नहीं हुई थी। चलिए अब आप बताइए कॉस्ट ऑफ मशीन। सॉल्यूशन क्या क्या जोड़ेंगे आप? कॉस्ट बिफोर टैक्स 10 लाख रुपया ये जोड़ना है, ठीक है। बीसीडी 2 लाख रुपया जोड़ना है। आईजीएसटी 1 लाख रुपया नहीं जोड़ना है क्योंकि उसका आईटीसी मिल जाएगा। 20,000 लोडिंग जोड़ना है, 10,000 का ट्रायल रन जोड़ना है। मशीन की कॉस्ट हो जाएगी 12,30,000। ये है कॉस्ट ऑफ मशीन। क्लियर है सबको? सो क्या आपने नहीं जोड़ा? जिसका आईटीसी मिलता है, आईजीएसटी इसका आईटीसी मिल जाएगा, इसलिए ये नहीं जोड़ा गया। बीसीडी की आईटीसी नहीं मिलती आपको, इसलिए ये जोड़ दिए थे हम टैक्स। तो बस टैक्सेस की एडजस्टमेंट की बात ही यहाँ पे सिखा रहा है, बाकी तो हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके पास अभी तक थी उसको यूज करवाया है यहाँ पे। इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट, एलीट लिमिटेड इंपोर्टेड मशीनरी फ्रॉम जर्मनी 17/6/23 को, ठीक है।
एट अ कॉस्ट ऑफ 40 करोड़, 40 करोड़ की मशीन है। बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इट 20%। क्या ये जोड़ा जाएगा? हाँ जोड़ा जाएगा। 40 करोड़ का 20% कितना हो गया? 8 करोड़। तो 40 करोड़ की मशीन प्लस 8 करोड़ रुपया और ऐड हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी ऑफ 25 करोड़, 25 करोड़ की गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई। जल्दी बताइए, अगर कॉस्ट का कोई भी हिस्सा कोई और पे करता है तो लेस हो जाता है। एक्चुअल कॉस्ट में आपने पढ़ा था, द अमाउंट पेड बाई एनीबडी एल्स वुड बी डिडक्टेड, तो 25 करोड़ रुपया यहां से कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, द एंटायर लॉजिस्टिक वाज सपोर्टेड बाय कॉन्सेप्ट कोरियर लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, द टोटल सर्विस चार्ज पेड टू देम वाज 20 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 2,20,000। तो भाई साहब 20 लाख रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी है 2,20,000 का, तो जीएसटी की तो आईटीसी मिल जाती है, तो ये खर्चा नहीं है। तो मेरा खर्चा कोरियर का कितना हुआ, मतलब उसे लाने का जो लॉजिस्टिक का खर्चा है वो कितना हुआ, 20 लाख में से 2,20,000 घटा दिए तो हो गया 17,80,000। यानी आप ऐड करेंगे 0.178 करोड़, 17,80,000 को हम बोलेंगे 0.178 करोड़। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट इफ द एसएससी अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर एसएससी आईटीसी क्लेम कर रहा है तो आप उसके हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट बताइए। अच्छा एक चीज और आपको समझना होगा, अगर एसएससी आईटीसी क्लेम कर ही नहीं रहा है, मिलता है लेकिन फिर भी नहीं कर रहा, तो भी वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, क्योंकि हमने क्लेम थोड़ी ना किया, हमने आईटीसी का बेनिफिट लिया ही नहीं है। अगर आप आईटीसी नहीं लेते हो, आपने मशीन परचेज की 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया उस पर टैक्स लगा, 1,10,000 का, और आप 10,000 का आईटीसी नहीं ले रहे हो, इनपुट टैक्स नहीं ले रहे हो, आप आउटपुट टैक्स नहीं घटा रहे हो, तो आप एसेट की कॉस्ट में जुड़ा रहने दे सकते हो, फिर वो जुड़ेगा एसेट की कॉस्ट में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आईटीसी वो ले रहा है। दो चीजें होती है, एक तो आईटीसी आपको मिल ही नहीं रहा, आईटीसी नहीं मिल रहा है, मिलता ही नहीं है कानून के हिसाब से, तो एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। मिलता है लेकिन फिर भी आप नहीं ले रहे हो, तो भी एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक बात यहां पे लिखवाई थी ना, आईटीसी अवेलेबल नॉट अवेलेबल, कहां गया ये वाला, इसी में लिख लीजिए आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। मिलता है लेकिन लिया ही नहीं हमने, तब क्या होगा, टैक्स ऑन परचेज विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, यही वाला फिर से होगा। तो ये आना कितना चाहिए जरा देख लीजिए, 40 करोड़ प्लस 8 करोड़, 40 प्लस 8 माइनस 25 प्लस 0.178, 23.178, ये आएगा 23.178। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा सॉल्यूशन। ये कॉमा नहीं है बच्चों, ये डॉट है, मतलब 40 करोड़ 3 जीरो तक आगे लिखे हैं, क्योंकि 0.178 भी आएगा ना, 0.178 3 डिजिट पॉइंट के बाद आएगा, इसलिए पॉइंट्स में लिखे हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो ये आना चाहिए 23.178, यस दिस 23.178। तो चलिए बस यही था आज की क्लास, अगली क्लास में आएंगे तो आगे की बात करेंगे आपसे।